नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की जो हमारी साइंस है उसका चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। और आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे जो बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। और देखिए, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं पूरा, तो मैं गारंटेड बता रहा हूँ, मैंने इसमें आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराने का प्रयास किया है और जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनको भी शामिल किया है। और आपको लास्ट में कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी मैंने इसमें जोड़े हैं। और एक चीज़ बता दूं, इससे जो पहले वाले चैप्टर हैं 1 और 2, उसकी भी वीडियो मैंने बना दी है। यदि आपने उसको ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न हमने लिया है कि धातु की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि धातु क्या है, परिभाषित कीजिए। और अगर ये ना भी पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप, चूंकि पाठ का नाम ही धातु एवं अधातु है, तो क्यों ना सबसे पहले धातु अधातु के बारे में हम क्या कर लें, जान लें। तो देखिए किस तरीके से हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे धातु। धातु को इंग्लिश में हम मेटल कहते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कोमा, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिनमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जो हथौड़े से पीटने पर टूटते नहीं हैं, या यूं कहें कि जिनमें से होकर विद्युत धारा सुगमता से या आसानी से प्रवाहित हो जाती है, धातु कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी तत्व में ये सभी गुण हैं तो वो तत्व हमारा क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, हम उनको सीखते हैं। आइए देखिए, जैसे सबसे पहले लोहा यानी Fe, ये भी क्या है, एक धातु है। कॉपर, इसका सूत्र होता है Cu। एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, चांदी Ag और सोना Au, ये सभी क्या हैं, धातु के हमारे एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे आगे के हमारे प्रश्न जो हमने इसमें शामिल किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा है अधातु को परिभाषित कीजिए या धातु की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। या इस तरह से ही पूछ लेता है कि अधातु क्या है, उसको परिभाषित कीजिए अर्थात उसकी परिभाषा लिखिए। तो देखिए हमने कैसे लिखा है, सबसे पहले हमने हेडिंग डाला अधातु। तो देखिए कैसे लिखा है कि वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, यानी जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो धातु थे वो तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहते थे क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहते हैं, ठीक है, जिनमें विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। देखिए जितनी भी धातु उनमें चमक नहीं पाई जाती, केवल 2 धातु जिनमें चमक पाई जाती है, सॉरी 2 अधातु, कौन कौन सी, आयोडीन, और थोड़ी बहुत चमक पाई जाती है ग्रेफाइट के अंदर, ठीक है। बाकी सभी धातुओं में चमक, सभी अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, ठीक है। जो हथौड़े से पीटने पर टूट जाते हैं, जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ से फिर बता दूं, विद्युत धारा लगभग सभी अधातुओं में से प्रवाहित नहीं होती है, सिर्फ किसको छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के, ठीक है। क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। अब अधातु के कुछ उदाहरण देख लेते हैं हमारे। जैसा देखिए कार्बन C, फास्फोरस P, सल्फर S, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सभी क्या हैं, अधातु हैं, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, उपधातु। देखो मैं आपको बता दूं, यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। यहाँ से मैं फिलहाल आपके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप समझ लें तो आगे के सवाल आपको समझने में आसानी होगी जब आप धातु अधातु उपधातु के बारे में जान लोगे। वरना मैं आगे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि धातु क्या है, धातु क्या है, ठीक है। तो देखिए उपधातु क्या है, इसकी परिभाषा तो लिखेंगे वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, सबसे पहले नंबर 1 सिलिकॉन, इसका सूत्र होता है Si, जर्मेनियम Ge और आर्सेनिक As। तो ये सभी के सभी क्या है, हमारे उपधातु, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए हमने अगले क्वेश्चन में लिया है कि मिश्र धातु की परिभाषा लिखिए
तथा उदाहरण भी दीजिए। अब देखिए मिश्र धातु क्या होती है। देखिए नाम से ही मालूम चल रहा है मिश्र धातु, यानी कोई ऐसी धातु जिसमें दो या दो से ज्यादा धातु शामिल होती हैं, वो क्या कहलाती है, मिश्र धातु कहलाती है। आइए देखिए समझते हैं कैसे। तो दो या दो से अधिक धातुओं के गलित समांगी मिश्रण, ठीक है, यहाँ पे एक शब्द छूट गया है हमारा, दो या दो से अधिक धातुओं, ठीक है, ये शब्द आप बढ़ा लेना, धातुओं के, ठीक, गलित समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं अलॉय। देखिए मैं आपको बताता हूँ मिश्र धातु को क्यों बनाने की जरूरत पड़ी। देखिए जो प्योर फॉर्म में जो भी धातुएं रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, एक समय के बाद गलने लग जाती हैं, बेकार होने लग जाती हैं, खराब हो जाती हैं। अब वैज्ञानिकों को बड़ी टेंशन हुई कि भाई ऐसा क्या करा जाए, तो उन्होंने धातु को बचाने के लिए, लंबे समय तक धातु खराब ना हो, तो तरह तरह के प्रयोग करके देखे, कई सारी धातुओं को आपस में मिक्स करके देखा जिससे उन्हें बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड हो पाए। जैसे एक उदाहरण के तौर बताऊं, आजकल जो मोटरसाइकिल आती है देखिए उसमें सब में एलॉय व्हील आते हैं। क्यों उसको एलॉय व्हील कहते हैं, क्योंकि भाई वो किसी भी एक धातु के नहीं है। एलॉय का मतलब है मिश्र धातु, यानी कई धातुओं को मिला के बनाया जाता है। आप देखो उसको रात दिन पानी में सान के रखो, मिट्टी में सान के रखो, कीचड़ में सान करो, कभी धो मत, लेकिन फिर भी नहीं गलता। क्यों नहीं गलता, क्योंकि वो मिश्र धातु है, कोई प्योर धातु नहीं है। तो आपके समझ में आ गया मिश्र धातु क्या होती है। दो या दो से अधिक धातुओं के गलित समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए पीतल। अब क्यों पीतल मिश्र धातु है, क्योंकि देखिए दो धातुओं को मिलकर बनता है। किसको, 70% इसमें कॉपर मिलाया जाता है और 30% जिंक, तब हमारा पीतल बनता है। इसी प्रकार देखो जर्मन सिल्वर, 60% कॉपर, 20% निकिल और 20% जिंक, तो क्या बन जाता है, जर्मन सिल्वर। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ से कि भाई धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, इसको क्या करिए, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ सक्रियता श्रेणी क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूँ शुरू करने से पहले। देखिए हमारे पास बहुत सारी धातु हैं और सभी धातुएं एक बराबर क्रियाशील नहीं होती। कोई धातु ज़्यादा क्रियाशील होती है, कोई धातु कम क्रियाशील होती है। तो जब हम धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लगा देते हैं तो उसके बाद जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है वो कहलाती है सक्रियता श्रेणी। तो देखिए समझते हैं सक्रियता श्रेणी क्या है। तो सबसे पहले यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अब कौन कौन सी धातु हैं, किस तरीके से देखिए व्यवस्थित किया जाता है, अब वो मैं यहाँ समझाऊँ। सबसे पहले पोटेशियम यानी के, फिर सोडियम Na, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन या लोहा भी कह सकते हैं इसको, Pb लेड, और फिर हमारा कॉपर, फिर पारा और चांदी, और सबसे लास्ट में सोना। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ, तो हमने क्या करा, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में लगा दिया, और क्रियाशीलता के घटते क्रम में लगाने से क्या हुआ, हमें एक श्रेणी मिली। तो ये जो श्रेणी हमको प्राप्त हुई है यही कहलाती है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। देखिए यदि आपको श्रेणी याद है तो आपको ये भी पता रहेगा कि कौन सी धातु किसको हटाएगी। अब देखिए जो धातु ज़्यादा क्रियाशील होती है ना वो कम क्रियाशील धातु को हटा देती है। जैसा कि हमने पिछले वाले पार्ट में आपको पढ़ाया था, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाए थे किस भाई विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, उसकी जगह खुद लगा लेता है। तो वो यहीं से तो पता चलेगा कौन सी क्रियाशील ज़्यादा है कौन सी क्रियाशील कम है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें यहाँ समझ लीजिए जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है, सबसे ज़्यादा क्रिया करती है, और जो सोना है Au वो सबसे कम क्रियाशील है। तो इसीलिए हमने धातुओं की क्या ली है, क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। तो ये जो श्रेणी बनकर तैयार हुई है वो क्या कहलाएगी, हमारी सक्रियता श्रेणी कहलाएगी। अब आते हैं देखिए आगे, यहाँ से देखिए अब हमने आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बता दूं, आपको अगर वीडियो पूरा देखते हो तो जरूर 100% लाभ मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इस आयनिक यौगिक के ऊपर पिछले 2-3 साल से कुछ ना कुछ जरूर पूछ रहा है पेपर के अंदर। तो सबसे पहले देखिए इसकी परिभाषा हम समझते हैं। तो धातु तथा अधातु में
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। देखिए कुछ जगह परिभाषा ऐसे भी लिखी जाती है कि धातु तथा अधातु की क्रिया से प्राप्त यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। वो अपनी अपनी स्टाइल है लिखने की, लेकिन आप इस तरीके से लिखेंगे ज़्यादा बढ़िया है ना। और इनका दूसरा नाम क्या है, विद्युत संयोजी यौगिक भी कहते हैं इनको। अब मैं आपको देखो दोबारा बता दूं, धातु और अधातु आपस में जब क्रिया करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। धातु इलेक्ट्रॉन को दे देती है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। उसके बाद आपस में जो कोई भी तत्व बनकर तैयार होता है या यौगिक बनते हैं, सॉरी तत्व नहीं बनेगा, यौगिक ही बनेंगे, क्योंकि धातु धातु दोनों मिलेंगे तभी तो यौगिक बनेगा। तो वो जो यौगिक बनते हैं उनको बोलते हैं हम आयनिक यौगिक। जैसे उदाहरण देख लीजिए NaCl, ठीक, सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या हुआ, Na ने इलेक्ट्रॉन अपना Cl को दिया तो दोनों ने क्रिया करके NaCl बना लिया। ऐसे ही यहाँ MgCl2 और CaCl2, ये है सोडियम क्लोराइड, आप जानते होंगे नमक, और ये MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो ये क्या है, आयनिक यौगिक। अब यहाँ से समझते हैं कि कुछ आयनिक जो यौगिक हैं उनके कुछ गुणधर्म होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो आयनिक यौगिक के देखिए कौन कौन से गुणधर्म है, आइए मैं समझाता हूँ। सबसे पहला, आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है ना वो उच्च होता है, यानी इनका गलनांक हाई लेवल का होता है। अगला, आयनिक यौगिकों का क्वथनांक भी ज़्यादा होता है। सही बात है भाई, जब गलनांक ज़्यादा होगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, इनका ज़्यादा होगा। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है। आयनिक यौगिक कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब अगर उन्हें टूटोगे तो एक तरीके से जैसे कांच ना टूटता है ऐसे टूटते हैं ये, जैसे नॉर्मल रूप से नहीं टूटते, ठीक है। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन या मिट्टी का तेल, इनमें क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, यानी इनमें नहीं घुलते ये। अच्छा, अगला, ठोस अवस्था में इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, यानी अगर ये ठोस अवस्था में है तो उस समय इनमें करंट नहीं बहेगा, और अगर ये द्रव अवस्था में है तो उनमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है। किनमें, आयनिक यौगिकों में। तो ये थे आयनिक यौगिक के कुछ गुणधर्म और आयनिक यौगिकों का एग्जाम्पल। अब देखिए आगे के क्वेश्चन यहाँ से सीखते हैं। तो देखिए हमारा अगला सवाल, ये 2 बार अब तक बोर्ड में पूछा जा चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपकी बार भी दोबारा से इसको रिपीट करें एग्जाम वाला। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ये क्वेश्चन आया था। तो क्यों, ऐसी क्या वजह है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है, उच्च मानी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों 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 ज़्यादा होता है ये समझते हैं। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि धन आयनों एवं ऋण आयनों के बीच एक मजबूत आकर्षण बल होता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा और ऊष्मा की आवश्यकता हमको पड़ती है। इसी कारण से आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। देखिए सीधी सी बात है, अगर आकर्षण बल कमजोर होगा तो वो कम ऊष्मा में टूट जाएगा। आकर्षण बल जितना मजबूत होगा उसको ज़्यादा ऊर्जा। ऐसा समझिए जैसा आपने कभी गेम खेला हो, जैसे एक दूसरे का बच्चे हाथ पकड़ के खड़े हो जाते थे चैन बना के, तो यदि आपने मजबूती से हाथ पकड़ रखा है एक दूसरे का तो उसको छुटाने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और कमजोर करके पकड़ रखा है तो आसानी से कोई भी छुटा देगा। तो इसमें आयनिक यौगिकों का उच्च गलनांक होने के पीछे यही कारण है कि उन दोनों में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। किन किन में, धन आयन के बीच और ऋण आयन के बीच, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ से ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि खनिज से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, या खनिज की परिभाषा लिखिए, या खनिज क्या है इसको समझाना है आपको। तो देखिए हमने कैसे लिखा है खनिज के बारे में कि प्रकृति में पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, यौगिक, या सॉरी क्या कहलाते हैं, तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, ठीक है। आप ये जानते हैं कि जितनी भी धातु हैं, जितने भी तत्व हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सब पृथ्वी में से ही उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल। तो पृथ्वी के अंदर की जो परत है, उस परत के नीचे जो भी प्राकृतिक रूप से तत्व हैं, वो खनिज हैं, वो सभी के सब यौगिक क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं लोहा, अभ्रक, बॉक्साइड, NaCl आदि, ठीक है, बहुत सारे हैं, सभी के सभी क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। अब आ जाइए देखिए अयस्क। अयस्क की क्या परिभाषा है, देखिए समझते हैं। यहाँ से अयस्क के बारे में भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि अयस्क किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।
तो देखिए अयस्क की क्या परिभाषा है भाई, कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे खनिज जिनमें से सरलता पूर्वक तथा कम खर्च में किसी भी धातु को प्राप्त कर लिया जाता है, अयस्क कहलाता है। अब देखो मैं आपको बता दूं भाई, खनिज तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम हर खनिज में से धातु नहीं निकालते हैं। केवल उस खनिज में से धातु को निकाला जाता है जहां से निकालना सरल हो, आसान हो और कम खर्च वाला प्रोसेस हो। ऐसे मान के चलिए कोई खनिज है, ठीक, उसमें से मान लीजिए कोई हमने धातु निकाली, तो वो धातु तो निकली मान लीजिए 10,000 रुपये की, और हमारे खर्च हो गए मान लीजिए 15,000। तो ऐसा काम क्यों करेंगे भाई हम, कोई पागल ही होगा जो ऐसा काम करेगा। तो इसीलिए कौन से खनिज में से धातु को निकाला जाता है, जिस खनिज में से धातु को निकालना आसान होता है, सरल होता है और कम खर्चीला होता है, ठीक है। तो फिर वो खनिज क्या कहलाता है, अयस्क, जिसमें से धातु को निकालना सरल होता है, आसान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लो, CuS कॉपर ग्लास, ये कॉपर का अयस्क है। CuFeS2 ये भी कॉपर का अयस्क है, और भी बहुत सारे अयस्क होते हैं हर धातु के अपने अपने अलग अलग, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिए इसके बाद देखिए हमारी जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वाले, भर्जन और निस्तापन। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं पिछले 2-3 वर्षों से कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। एक भर्जन का और एक निस्तापन का सवाल देखिए कैसे आता है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि भर्जन पर टिप्पणी लिखिए, कई बार ऐसा दे देता है, या भर्जन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, या भर्जन को समझाइए कि भर्जन क्या है। तो देखिए भर्जन समझते हैं क्या चीज़ है भर्जन। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। देखिए सांद्रित अयस्क हमारा है, तो वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे, यानी उसके गलनांक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टेम्परेचर, वरना फिर धातु गल जाएगी। उच्च तापमान पर टेम्परेचर हाई रखा जाता है लेकिन गलनांक से नीचे रखा जाता है, ठीक है। और उसको हम काई में बदल दें, ऑक्साइड में बदल दें, तो फिर वो प्रक्रिया कहलाती है भर्जन। उदाहरण देख लीजिए, जैसे ये है 2ZnS प्लस 3O2, क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद है, तो वायु में तो ऑक्सीजन होती है बिल्कुल। ये गर्म करने का तीर है, किसकी उपस्थिति में गर्म हो रहा है, वायु की। तो ये बन गया 2ZnO, जिंक का क्या बन गया, ऑक्साइड, और प्लस 2SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, हमारी गैस बाहर निकल जाती है। तो समझ गए भर्जन क्या चीज़ है। अब देखिए अगला निस्तापन। अब देखिए निस्तापन समझते हैं, तो लिखेंगे निस्तापन से आप क्या समझते हैं, या कई बार ऐसा आता है निस्तापन पर टिप्पणी लिखिए, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए मैंने क्या समझाया, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति मानी वायु मौजूद नहीं होनी चाहिए वहां पे, उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च तापमान पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है निस्तापन। अब आप कहोगे दोनों में क्या अंतर हो गया। देखिए अभी मैंने आपको भर्जन पढ़ाया था, भर्जन में हमने लिखा था कि वायु उपस्थित होनी चाहिए, जबकि निस्तापन में वायु उपस्थित नहीं होनी चाहिए, वायु अनुपस्थित होनी चाहिए, या बहुत सीमित वायु हो, लिमिटेड, जिससे कि हम उसको गर्म कर सकें सिर्फ, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, ZnCO3 गर्म करने का तीर, ZnO प्लस CO2। आपके समझ में आ गया होगा, वायु की उपस्थिति में जब बदलते हैं ऑक्साइड में तो वो तो है भर्जन, और वायु की अनुपस्थिति में जब बदलते हैं तो वो है निस्तापन। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पिछले 2-3 साल से बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे के सवाल। एक क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी एग्जाम के अंदर कई बार एग्जाम में आया है कि तन्यता पर टिप्पणी लिखिए। तन्यता आखिरकार होता क्या है। देखिए ये धातुओं का एक गुण है, जब किसी धातु को ना हम पतले से तार के रूप में बदल सकें तो वो गुण कहलाता है तन्यता। देखिए कैसे लिखा है, तो मैं और समझाता हूँ आपको, कि धातुओं को अत्यंत पतले तार में बदलने के गुण को तन्यता कहते हैं। यह गुण कुछ विशेष धातु में होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम में पाया जाता है, कॉपर में, Ag में और Au, यानी एल्यूमिनियम, तांबा, कॉपर, Ag चांदी, Au सोना। इन सभी धातुओं में ये गुण है, इनका पतले से पतला तार बनाया जा सकता है, जितना हमारे बाल होता है उससे भी पतला। समझ में आ गई बात। और आपने देखा भी होगा कितने कितने पतले तार हम कॉपर के बने होते हैं, तार के अंदर से भी बहुत सारे छोटे छोटे तार होते हैं, लेकिन
यदि आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि सबसे पतला तार कौन सी धातु का बना सकते हैं, या सबसे पतली कौन सी धातु को हम बेल सकते हैं पतला करके, पतली फिल्म कागज की तरह, तो वो है Au, सोना। सोने से पतला तार किसी धातु का नहीं बन सकता। आप कहोगे सर सोने के तो तार होते नहीं, भाई सोना बहुत महंगी धातु है। अरे लोगों को पहनने को ही नहीं मिल रही, भाई तार क्या बनाएंगे बताइए, क्योंकि बहुत महंगी धातु है। इसीलिए सबसे ज्यादा तार आपको किसको देखने को मिलते हैं, कॉपर धातु के। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल पे। आघात वर्धता। अब देखिए आघात वर्धता क्या है। आघात का मतलब है हथौड़े वगैरह से पीटना, उस पर चोट मारना ऐसा करके, तो वो आघात कहलाएगा, हथौड़े से पीटना किसी धातु को। ठीक है, तो आघात वर्धता क्या होती है आइए समझते हैं। तो धातुओं का वह गुण जो उन्हें हथौड़े से पीटने पर बिना तोड़े पतली चादर में बदलने की क्षमता प्रदान करता है, आघात वर्धता कहलाता है। अब आप कहोगे आघात वर्धता हमें समझ में नहीं आया। देखिए आप किसी धातु को पीटते हैं तो वो टूटती नहीं है, बल्कि फैल जाती है पतली पतली और एक चादर के रूप धारण कर लेती है, तो उस गुण को हम कहते हैं आघात वर्धता। यहां से भी देखिए सवाल पेपर में आता है कि सबसे पतली परत किस धातु की बन सकती है, तो आप लिखेंगे सबसे पतली परत सोने की बनाई जाती है। अगर आपने थोड़ा सा 9th क्लास में आपको मैं लेकर चलूं, तो हमने 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने जो अपना प्रयोग किया था एल्फा कण वाला, वो किस पे किया था, सोने की परत पर। क्यों, क्योंकि सबसे पतली परत सोने की ही बन सकती है, इससे पतली परत और किसी की नहीं बन सकती। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन, ये भी 1-2 बार पूछा गया है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि गन मेटल क्या है। तो देखिए गन मेटल एक मिश्र धातु है। गन मेटल को कॉपर 88%, Sn 10% और Zn 2% को मिलाकर बनाया जाता है। क्या है ये, मिश्र धातु। इसका उपयोग काय में करते हैं, बंदूक बनाने में, हथियार बनाने में और मशीनों के विभिन्न प्रकार के पुर्जे बनाने में इस्तेमाल होता है। किसका, गन मेटल का। ठीक है, अब देखिए आगे, इससे आगे के देखिए हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि धातु अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए हमने कैसे लिखा है, धातु तो दो तरफ भाग, इस तरीके से 2 भागों में बांट लेंगे, एक तरफ धातु के अंतर बात लिखेंगे, एक तरफ अधातु की। देखिए कैसा अंतर बताते हैं। नंबर 1, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, जबकि अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। एक अंतर तो आपका ये हो गया। अब देखिए दूसरा अंतर कि धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है और अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। केवल 2 अधातु हैं जिनमें चमक थोड़ी बहुत पाई जाती है। कौन कौन सी, आयोडीन और ग्रेफाइट, बाकी सब में चमक नहीं पाई जाती। अगला, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, तन्यता का। यहाँ पे मैं शब्द और बढ़ा लो, तो तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब धातुओं को हम पतले तार के रूप में बना सकते हैं, यानी धातुओं से तार बनाया जा सकता है। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक, धातु ऊष्मा की चालक होती हैं, अधातु ऊष्मा की कुचालक होती हैं। मतलब धातु में होके तो ऊष्मा बह जाएगी, लेकिन अधातु में होके ऊष्मा नहीं बहेगी। आप कहोगे हमारे समझ में नहीं आया, आइए देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई धातु की छड़ है, मान के ये कुछ सरिया है, सपोज करो लोहे की, तो अगर मैं इस हिस्से में गर्म करना शुरू करूं, तो आप घर पे प्रैक्टिकल करके देख लेना, तो धीमे धीमे वो जो ऊष्मा है ना, गर्मी, वो अगर हम यहाँ से गर्म शुरू करेंगे तो वो धीमे धीमे पूरी किस में फैल जाएगी, छड़ में फैल जाएगी या पूरी सरिया में फैल जाएगी, गांव की भाषा में अगर बताऊं तो। अगर ये अधातु की हो, जैसे कोई लकड़ी हो मान लीजिए, कुछ भी हो, तो जहां आप गर्म करेंगे बस वहीं थोड़ी बहुत गर्म होगी, उसकी गर्मी आगे ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि धातु ऊष्मा की क्या होती है, चालक, और अधातु ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक। अगला देखें, धातु विद्युत की चालक होती हैं, यानी धातु में होकर बिजली बह जाती है। अधातु विद्युत की कुचालक होते हैं, यानी अधातु में होकर बिजली प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमने कौन सा लिया है इसमें, कि खनिज तथा अयस्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी सवाल 1-2 बार आ जाता है कि भाई खनिज में और अयस्क में क्या अंतर है। आइए देखिए समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए खनिज, तो पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यह यौगिक खनिज कहलाते हैं। वहीं अयस्क में देखेंगे वे खनिज
जिनमें या जिनसे सरलता पूर्वक या कम खर्च में धातु को प्राप्त कर लिया जाता है वो कहलाते हैं अयस्क। और देखिए दूसरा अंतर, सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं होते। देखिए ऐसा समझिए, जैसे सभी इंसान, बहुत सारे लोगों में, जितने भी मान लीजिए देश में हमारे डॉक्टर हैं वो सभी इंसान तो हैं, लेकिन बेटा हर इंसान डॉक्टर नहीं है ना। या यूं कहें कि सभी अध्यापक क्या हैं? इंसान हैं, लेकिन हर इंसान अध्यापक नहीं है। उसी प्रकार से सभी अयस्क खनिज तो होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए किसका? खनिज का, जैसे बॉक्साइट, अभ्रक आदि ये खनिज है हमारे। और अयस्क में देख लो AgCl, हॉर्न सिल्वर, जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं? Ag। और ये है Cu2s, कॉपर ग्लास। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए खनिज के और अयस्क के। अब देखें आगे हमारे क्वेश्चन जो उसमें काम किए हमारे। एक क्वेश्चन देखो हमारा ये वाला भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि पृथ्वी की भूप्रकृति में पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को हम क्या कहते हैं? अभी हाल समझाया था मैंने, तो उसको हम कहते हैं खनिज। एक क्वेश्चन ये कई बार विकल्प में भी देखा गया, वैसे भी पूछा जाता है कि पीतल क्या है? तो पीतल है एक मिश्र धातु, शुरू में पढ़ा चुके हैं हम। कौन सी धातु सामान्य ताप पर या यूं कहें कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो है Hg, मरकरी। इसका दूसरा नाम है पारा। ये कहाँ मिलेगी आपको देखने को? थर्मामीटर में होती है, और जिस मशीन से ब्लड प्रेशर नापते हैं उसमें भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक अकेली धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है नॉर्मल टेम्परेचर पे। बाकी सभी धातुएं कौन सी अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में। अगला सवाल देखें, कौन सी धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? मानी कौन सी धातु है जो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो वो है बेटा जिंक, यानी Zn। ठीक है, निम्न में से कौन सी अधातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? यानी कौन सी अधातु इनमें से है जो द्रव अवस्था में रहती है नॉर्मल टेम्परेचर पर? तो देखिए कौन कौन से इसमें वो दे रखे हैं हमारे आंसर, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन। तो इनमें से ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। अगला सवाल देखें, एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी एक उपधातु है। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। ये भी विकल्प में भी आया है और वैसे ही पूछ लिया जाता है। तो उसका सूत्र है CaNO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो ये वाला कि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी तत्व क्या कहलाता है? अब आप समझें, जिस तत्व के बाह्य कोश में अगर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हमेशा अपना कक्ष भरना चाहेगा, क्योंकि हर तत्व ये चाहता है कि मेरी लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। तो ये हमेशा लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को कौन लेते हैं? अधातु लेते हैं। इसका मतलब वो क्या होगा? हमेशा धातु होगा। जी हाँ, ऐसा कोई तत्व जिसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं वो 100% अधातु होगा। आप कोई सा भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए इसके आगे के क्वेश्चन जो हमारे शेष बचे हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये वाला विकल्प के रूप में कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन अधातु है? अब ये आप तब एग्जाम इसका आंसर तब ना दे पाएंगे आप जब आपको पता होगा कि भाई धातु कौन से हैं, धातु कौन से हैं। अब देखिए क्रोमियम ये तो धातु होता है, Fe लोहा ये भी धातु होता है, He ये होता है अधातु, और Hg क्या होता है? पारा, ये भी धातु है। तो ये वाला भी धातु है, ये वाला भी धातु, ये वाला भी। तो कौन सा आंसर है हमारा? ये। तो C यानी हीलियम, क्योंकि ये क्या है हमारा? अधातु। ठीक है, अब देखो अगला सवाल, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? यानी इनमें से कौन सी धातु है जो ठंडे जल से क्रिया करके क्या निकालती है? हाइड्रोजन गैस। तो मैं आपको बता दूं, पोटेशियम धातु है जो ठंडे जल से क्रिया करके क्या निकालती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर जल से क्रिया करती है? तो भैया जल से क्रिया करने वाली धातु है हमारी सोडियम। आपने देखा होगा सोडियम को पानी में डालती आग लग जाती है, इसीलिए सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, तो कौन सी धातु सामान्य तापमान जल से क्रिया करती है? सोडियम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? ये भी क्वेश्चन कई बार विकल्प के रूप में पूछा गया है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड है Al2O3। ठीक है, इनमें से। अगला,
अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु कौन सी है? तो अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है जिंक, या हम कहें Zn, ठीक है, इसका सूत्र है। अब देखिए इससे आगे के क्वेश्चन जो हमारे शेष बचे हैं। एक क्वेश्चन देखो ये वाला कि मेट में मुख्यतः क्या होता है? तो मेट में पाया जाता है Cu2S तथा FeS, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या है, या कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र लिखिए, तो उसका सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अगला मेलेकाइट का सूत्र लिखिए, तो मेलेकाइट का सूत्र है CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से और ये वाला पूछा गया है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अथवा वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? शुरू में पढ़ा चुके हैं। जब वायु अनुपस्थित हो तो निस्तापन, और वायु उपस्थित हो तो उसको कहते हैं भर्जन। तो वायु की अनुपस्थिति में ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? निस्तापन कहलाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ से, ये वाला भी एक दो बार आया है कि कॉपर को 100% शुद्ध बनाने की जो विधि है उसका नाम क्या है? तो यह कौन सी विधि है जिससे कॉपर को 100% शुद्ध बनाया जाता है? तो वो है विद्युत अपघटनी विधि। कौन सी विधि? विद्युत अपघटनी विधि। एक क्वेश्चन और है कि किस धातु का सबसे पतला तार बनाया जा सकता है, या किस धातु की सबसे पतली परत बनाई जा सकती है, सबसे पतली चादर बनाई जा सकती है, या सबसे पतली फिल्म बनाई जा सकती है? तो वो है सोना, क्योंकि सोने से ज़्यादा पतली परत किसी धातु की नहीं बन सकती, ठीक है। और सोना ही सबसे कम क्रियाशील धातु होती है, ठीक है। तो बाकी देखिए मैं यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ, फिलहाल इस वीडियो में क्वेश्चन तो हमारे यही है। एक रिक्वेस्ट जो हम आपसे हर बार करते हैं, यदि हमारी मेहनत थोड़ी बहुत पसंद आपको आती है तो इस वीडियो को कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों तक अवश्य शेयर कर दिया करें। हम आपके लिए चैनल पे बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं, मैथ की भी बना रहे हैं, साइंस की भी बना रहे हैं, और भी चीज़ें हम देखिए जितना भी प्रयास हो पाएगा हम कर ही रहे हैं, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इसको अपने साथ के बच्चों के संग क्या कर दिया करें, वीडियो को अवश्य शेयर कर दिया करें। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।